हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज सौरमंडल। आज सौरमंडल के बारे में पढ़ेंगे कि सौरमंडल रिलेटेड अगर आपके एग्जामिनेशन में छूटता है सौरमंडल रिलेटेड या सोलर सिस्टम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन, तो इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके एग्जामिनेशन में नहीं छूटेगा। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहिए। और जितने भी सोलर सिस्टम में आते हैं, जितने भी 8 ग्रह है, 8 प्लेनेट है, उस 8 प्लेनेट की डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ होते हैं, उसकी गति क्या है, उसकी घूर्णन गति का, उसमें क्या क्या फैक्ट है, वो भी इसमें वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, इसके लिए और बने रहिए। और इसमें प्लूटो के भी बारे में पढ़ेंगे। प्लूटो को क्यों इसे हटा गया, हमारे सौरमंडल से उसे क्यों हटा दिया गया है, क्यों उसे ग्रह में गिनती नहीं किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको आपको पता है ये तो सूर्य है, आपको तो पता है। लेकिन देखिए, ये आपको क्या, आपका ये काम है कि आप इस ग्रहों जितने भी ये ग्रह है उसको आप लाइन वाइज सही से याद रख लीजिएगा। जैसे कि बुध, शुक्र, इस प्रकार के आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब इसका ट्रिक वगैरह नहीं। देखिए, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, प्लूटो, ये सब। प्लूटो को तो आप नहीं, चलिए इसको नहीं याद कर सकते, लेकिन ये सब आपको सीरियल वाइज याद होना चाहिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये याद रहेगा तब आप समझ पाओगे। ठीक है, आपको समझने में आसान होगा। अगर आपके मैं बात करूंगा कि बृहस्पति को, तो बृहस्पति के आगे पीछे याद होना चाहिए कि बृहस्पति के पीछे जो आता है वो मंगल, उसके बाद उसके आगे आता है शनि आता है। लेकिन आपको नहीं याद रहेगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, इसलिए आप इसको 1-2 बार रिपीटेशन कीजिएगा, 2-3 बार रटिएगा तो ये याद हो जाएगा। ठीक है, आपको लाइन वाइज याद करना है। ठीक है, इसके जिस क्रिया मैंने कि जिस सीरीज में है ना, जिस उसी में आपको याद करना है। ठीक है, जिस प्रक्रम में उसी में याद करना है। ठीक है, और स्पीड में, और आपको कंफर्म पूरा अच्छे से याद होना चाहिए, कंठस्थ याद होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखिए इसका क्या क्या, इस जान लेते हैं इसमें क्या क्या फैक्ट होते हैं, जैसे कि जो कि इंपॉर्टेंट है जानना। उसके बाद फिर इसके जितने भी ग्रह है उसके बारे में डिटेल में फिर देखेंगे। ठीक है, सभी ग्रहों को एक एक करके। तो देखिए देखिए इसमें क्या कह रहा है। देखिए, शुक्र ग्रह और अरुण, इसमें क्या, शुक्र और अरुण ग्रह, ये ही दोनों। शुक्र यहाँ पे कौन है, देखिए शुक्र ये है, और एक ठो अरुण ये है। ये दोनों ग्रह क्या होते हैं, ये दोनों ग्रह जो अपनी जो घूर्णन, अपने ध्रुव पे जो घूर्णन करती हैं, वो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमते हैं। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर इसका घूर्णन गति है। ठीक है, इसको कह सकते याद रखिएगा, पूर्व से पश्चिम की ओर। बाकी जो और ग्रह की बात करिए, बस ये दोनों को छुड़ा कर, यानी बचे 6 ग्रह। अब जो 6 ग्रह जो आपके जो परिक्रम करता है अपने ध्रुव पर, वो किस ओर करते हैं, वो पश्चिम से पूर्व की ओर, ये याद होगा। अब जब पूर्व की ओर पश्चिम की ओर जब ये परिक्रम कर रहा है, तो इसका सूर्य किस ओर उगेगा, पश्चिम की ओर इसका सूर्य उगता है, और डूबता है किधर है, पूर्व की ओर। ठीक है, उसी प्रकार की इसका जो सूर्य किस ओर उगेगा, पूर्व की ओर उगता है, पूर्व की ओर उगेगा, और डूबेगा किस ओर, पश्चिम की ओर। ठीक है, क्लियर। फिर आगे चलते हैं। देखिए ये भी जान लीजिए, उत्तर ध्रुव की खोज कौन की थी, रोबोट प्यूरी ने। उत्तर ध्रुव की जो खोज किया था, सबसे पहले क्या उन्हीं, सबसे पहले तो उन्हीं ने किया ना खोज, तो उसके बाद तो फिर उनके बारे में लोग और सर्च करते गए धीरे धीरे। तो सबसे पहले याद रखना कि उत्तर ध्रुव की खोज किसने की थी, किसने किया था, वो रॉबर्ट प्यूरी ने। उसी प्रकार दक्षिण ध्रुव की खोज रोवाल्ड एमंडसन ने, याद रखिएगा। दक्षिण ध्रुव का खोज रोवाल्ड एमंडसन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट। देखिए इसको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि एग्जामिनेशन में यही सबसे पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये पता है आपको, सूर्य, ये तो सूर्य है। उसके बाद देखिए मैंने ये सब के बारे में तो अभी बताऊंगा। ठीक है, लेकिन इससे यहाँ पे मैंने सिर्फ इसको जानने के लिए इस फिगर को आपके सामने रखा हुआ। ठीक है, ये जो है, ये दिख रहा है आपको, ये क्या है, इसको बोला क्षुद्र, यानी कि क्षुद्र है ये, यानी कि जिसको एस्ट्रोनॉइड सेल कहते हैं। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह है ये। और पूछा जाता था एग्जामिनेशन में कि क्षुद्र ग्रह वो कहाँ पे पाया जाता है, किस किस प्लानट के बीच पाया जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि बृहस्पति, जिसको जुपिटर कहते हैं, और ये मंगल ग्रह मार्स, ये दोनों के बीच पाया जाता है। कौन कौन सा पट्टी, क्षुद्र ग्रह या एस्ट्रोनॉइड, याद रखना। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, बस मैंने यही बताने के लिए इस पर लाया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट सभी के बारे में अब यहाँ जान लेते हैं। देखिए, आपको अगर याद नहीं हो रहा है, देखिए अगर आप आदि याद करने में दिक्कत हो रहा है कि इसके लाइन वाइज सोच रहे हो कि आप नहीं याद हो पा रहा है, तो देखिए याद करने का मैं तरीका भी बता दे। देखिए
बम सूप में वरुण का शव, यानी ये याद कर लीजिएगा। ये अगर याद रहेगा तो आप फिर देखिए इसका आराम से याद कर सकते हैं। बी मतलब बुध, और एम मतलब मंगल, और सु मतलब शुक्र हो गया, और पा मतलब पृथ्वी, और वा मतलब वरुण, और रुन मतलब अरुण, और एस मतलब सात मतलब सा मतलब शनि, और बा मतलब बृहस्पति। ठीक है, इस प्रकार के आप याद करते हैं। यानी कि जो ये किस परिक्रम में है, यानी कि ये पृथ्वी के सहज के परिक्रम में, कि सबसे छोटा बुध है, उसके बाद मंगल है, उसके बाद शुक्र है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी है, उसके बाद पृथ्वी से बड़ा कौन है, यानी कि वरुण, उसके बाद फिर अरुण, उसके बाद शनि, उसके बाद पृथ्वी से, यानी सबसे बड़ा जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, वो बृहस्पति पूछा जाता है। क्रम में पूछा जाएगा डायरेक्ट, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि ये, यानी कि पृथ्वी कितने नंबर पे, पृथ्वी कितना, किस मतलब कितना नंबर पे सबसे बड़ा ग्रह के बीच ग्रह में आते हैं, तो कितना, ये 4 में आएगा। ठीक है, ये 3, ये 2, ये 1, आप इसका क्रम याद रखना बहुत ज़रूरी। ठीक है, ये 5, 6, 7, 8 पूछा जाता है। मतलब पूछ सकता है कि 3 नंबर के सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो शुक्र। उसी प्रकार के साथ 7 सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, शुक्र। और 4 सबसे बड़ा ग्रह कौन है, वो पृथ्वी आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, अब सौर के बारे में कुछ, सौर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो आगे ग्रह के बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो पहले सौर के बारे में, ठीक है, सूर्य के बारे में, सन के बारे में। तो ये क्या, सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने किया, और ग्रहों की खोज केपलर ने किया। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं। ठीक है, फिर से रिपीटेशन कर देते हैं कि सौर का खोज, यानी ये सौर का खोज किया था, पहले किसी को मालूम नहीं था, लेकिन कौन खोज किया था, उन्होंने खोज किया था, कोपरनिकस ने इसको सौर खोज किया था। उन्होंने पता कि सूर्य भी है, सूर्य नाम की कोई चीज़ है। उसी प्रकार के अगर ग्रह, ये ग्रह के बारे में पहले नहीं पता था, लेकिन सबसे पहले कौन ने खोज किया था, केपलर ने खोज किया था ग्रहों के गति के बारे में, कि ग्रह गति भी करते, गति मूव भी करते हैं। ठीक है, उसके कौन की पता लगाया था, केपलर। फिर देखिए सूर्य के बारे, सूर्य पृथ्वी के सर्वाधिक निकट का तारा है। ये तारा है, पूछा जाता है कि पृथ्वी के निकट सबसे कौन सा तारा है, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के निकटतम तारा है, पूछा जाता है। फिर ये देखिए, ये क्या कह रहा है, सूर्य और गैसीय गोला है। सूर्य क्या है, एक गैसीय गोला है, और इसमें हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है वो कितना, 71, और हीलियम की परसेंटेज 26.5, और अन्य जो गैसेस के जो परसेंटेज है वो 2.5% है, यानी कि 2.5% है। ठीक है, अन्य तत्व को जो भी तत्व पाया जाता है। और सूर्य के केंद्र पर हाइड्रोजन्स के चारों नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसके केंद्र पर नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। इंपॉर्टेंट, इसके बोल सकता है, इसके सूर्य के केंद्र पर कौन सा क्रिया होता है, तो नाभिकीय संलयन क्रिया होते हैं, जो कि एक सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। यही सूर्य में ऊर्जा आपको देखने को मिलता है, वो किसके, नाभिकीय संलयन के कारण ही होता है। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट आता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में, ये कि आपको याद जानना है, जनरल नॉलेज के लिए भी आपको जानना बहुत जरूरी है, कि सूर्य का पृथ्वी, यानी कि सूर्य का प्रकाश, यानी देखिए ये सूर्य का प्रकाश हो गया, पृथ्वी तक आने में, कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 16 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है इस तक आने में। फिर देखिए उसके बाद सूर्य में कला धब्बे, यानी सूर्य में जो कला लिखा नहीं, काला धब्बे जो दिखते हैं, वे स्थान जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। और सूर्य के जिस भाग जो काला धब्बा दिखता है, वो उस जगह पे आप प्रकाश वहाँ पे उत्सर्जित नहीं किया जा सकता। ठीक है, कुल मिला के वो वहाँ पे प्रकाश आपको नहीं मिलेगा, लेकिन और वही कह रहा है इसमें। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या, अब एक एक करके पढ़ेंगे बुध के बारे में। पहले क्या इसके बारे में पढ़ेंगे, पहले बुध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, बुध। ठीक है, आपको मैंने इसमें बता चुका बुध यहाँ है। ठीक है, देखिए यह सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और सूर्य का सबसे निकट है। याद रखिएगा कि ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है, और किसके, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध है। ठीक है, उसी प्रकार के देखिए इस ग्रह पर दिन अति गर्म और रात बर्फीले होती है। फिर बुध सूर्य के परिक्रमा करने
मतलब जब बुध हो गया, सूर्य की जब परिक्रमा करता है तो कितना टाइम लगता है? 88 दिन लगता है। यानी कि सबसे कम समय कौन लेता है? तो बुध ही लेता है, ठीक है। और फिर देखिए, इस ग्रह पर वायुमंडल नहीं हो, वायुमंडल नहीं, जिसकी वजह से जब वायुमंडल नहीं है तो फिर इसमें जीवित रहना भी संभव नहीं, इसलिए जीवित रहना भी संभव नहीं इसमें। फिर इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं, यानी कि इसका कोई उपग्रह नहीं। पृथ्वी का एक उपग्रह है लेकिन इसका कोई उपग्रह नहीं। उपग्रह किसे कहते हैं? जो अभी बताएंगे उपग्रह किसे कहता है, ठीक है। डिटेल डिटेल पढ़ेंगे, बोलने अभी मैं कह भी दूंगा कि देखिए बता भी देता हूँ कि उपग्रह कहते हैं जो किसी पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उसे उपग्रह कहते हैं। और ग्रह किसे कहते हैं? जो पृथ्वी, जो कि सूर्य के और चक्कर लगाते हैं, उसे ग्रह कहते हैं, ठीक है। अभी आगे भी डिस्कस करेंगे। और ये भी जान लीजिए कि देखिए डे में जो बुध 470, यानी कि 427 कह सकते हैं, 470 या 427 अप्रोक्स डिग्री सेल्सियस इसमें डे मतलब दिन का इसका गर्मी होता है। उसी प्रकार अगर रात में इसका ठंडा कितना हो जाता है? माइनस माइनस 170 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, ठीक है, इतना तक लगभग। सोचिए कितना इस बर्फ में जीवित रहना संभव है, आप अनुमान करके देखिए। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र के बारे में, ठीक है। शुक्र कहाँ पे? ये है शुक्र रहा, ठीक है। यह पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। पृथ्वी के सबसे जो पास ग्रह कौन सा है? याद रखिए शुक्र है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। और पूरे सौरमंडल का सबसे चमकीला तथा सबसे गर्म ग्रह यही है, शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह ये पूछा जाता है क्योंकि सबसे चमकीला बोल सकता है कि सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र आंसर आना चाहिए आपका। शुक्र अन्य ग्रहों के विपरीत सूर्य के परिक्रमण पूर्व से पश्चिम की ओर, जो मैंने बता चुका था पहले कि जो शुक्र और जो अरुण हो गया है, वो जो परिक्रमण करता है सूर्य के विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी के विपरीत विपरीत दिशा में करते हैं, ठीक है। यानी पूर्व से पश्चिम की ओर करता है। और भी देखिए अरुण अरुण भी इसी की तरह करता है, सॉरी अरुण, यानी कि ये भी इसी का, देखिए मैंने यहाँ दे भी चुका उसका सिंबल, ठीक है, ताकि आपको याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं इसलिए मैंने इसीलिए इसे इस ग्रह को हम इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं, ठीक है। पूछा जाता है कि इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार किस तारा को, किस किस ग्रह को कहते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा हो जाएगा आपके आंसर में? वो हो जाएगा शुक्र, वेनस, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि देखिए कि आकार घनत्व में पृथ्वी के समान होता है, और इसका जो आकार हो गया वो पृथ्वी के समान ही होता है, ठीक है। जिसका आकार घनत्व पृथ्वी के समान होता है, इसलिए इसे अर्थ ट्विन यानी पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, ठीक है। और इसे उसके सिस्टर भी कहा जाता है, यानी अर्थ के सिस्टर किसे कहा जाता है या पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। क्यों? क्योंकि इसका बोल दिया कि इसके आकार और इसके घनत्व में समान होता है, मतलब बराबर होता है, इस वजह से इसको कहा गया उसका सिस्टर, ठीक है। फिर इसमें क्या करें, इस ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं, इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। इस ग्रह की वायुमंडल में 95% CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड और 3.5% नाइट्रोजन है। इस ग्रह के बारे में, इस ग्रह में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब पढ़ने वाले हैं पृथ्वी, जिसमें पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिसमें जीवन संभव है, उपग्रह मतलब ग्रह प्लेनेट है जिसमें जीवन संभव है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस मतलब मैंने बता भी चुका जिस पर जीवन संभव है, ठीक है। पृथ्वी की विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच लगभग 43 किलोमीटर का अंतर है। देखिए इसका ध्रुव, विषुवत ध्रुव और इसके व्यास ध्रुव के बीच इसका जो बात किया जाए तो इसका कितना का डिफरेंस है? 43 किलोमीटर का अंतर है, ठीक है। और देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। नेक्स्ट है यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, देखिए मैंने बोला पश्चिम से ओर, यानी ये घूमना बता रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है 27 किलोमीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट में 70 किलोमीटर तय करती है। किस ओर घूमकर? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। और यह एक चक्कर कितना समय में लगा पाती? 10 घंटा 26 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है, ठीक है। इसको एक बार और हाईलाइट कर देते हैं हम, देखिए इसलिए देखिए ये लगभग 24 के बराबर, 24 घंटा के बराबर होती है। 24 घंटा में फिर एक दिन होता है, आपको ये तो अच्छे से पता है, ठीक है। इसलिए इसका जो अगर एक्चुअल में बात कर दिया जाए, एक्चुअल में बात करें कि ये कितना इसका घूमता है एक दिन में, कितना तय कर पाती है, तो देखिए 23 घंटा 26 मिनट 4 सेकेंड में पूरा करती है, ठीक है। अपने इतना घूम पाती है वो, इसलिए इसको हम अप्रोक्स 24 घंटा ले लेते हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखिए जल की उपस्थिति के कारण
इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। ये तो आपको पता है, नीला जल की उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, इसको इसको जान लीजिए, उसी से रिलेटेड है। देखिए मैंने और उसमें बताया नहीं कि इसका एक ग्रह होते हैं। ठीक है, मैंने उसमें शायद छूट गया, तो याद रखिएगा कि जो पृथ्वी का एक उपग्रह होते हैं जिसे कहा जाता है मून। ये देखिए ये मून है। ठीक है, ये क्या है, ये मून है। ठीक है, और इसका पृथ्वी है। तो देखिए ये पृथ्वी, ये क्या है, ये अर्थ है। ये अर्थ का मतलब रोटेशन है। अर्थ होते, ये देखिए अर्थ ये घूम रहा है पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। ठीक है, और देखिए उसी प्रकार के देखिए जो ये मेरा मून आ गया, और मून किस ओर घूम रहा है, फिर मून, और मून भी एवोल्यूशन मतलब उसी की ओर घूमता है। देखो लेकिन याद रखिए इसमें ये याद रखने का बात है कि जो मून है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये याद रखना है, चंद्रमा एक पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे लाया। चलते हैं फिर नेक्स्ट। फिर देखिए और पृथ्वी के बारे में जानते हैं, क्योंकि पृथ्वी पता है बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह है, प्लानेट है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरा करने में देखिए कितना लगता है, कितना दिन लगता है। 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड का टाइम लगता है। और इसको एक्चुअल आपको डेट याद रखना है। ठीक है, और 365 दिन 6 घंटे, इसको अप्रोक्स मान लिया जाता है तो कितना, 365 दिन 6 घंटे। इसीलिए इसको क्या कहें आप, इसलिए इसको देखिए 6 घंटे यानी कि कुल मिलाकर देखिए 6 घंटे 365 दिन है। अब इसको लीप ईयर बनाना पड़ता है। आप लीप ईयर आता है ना, तो लीप ईयर मतलब क्या, 6 घंटे कर कितना, इसमें 24 यानी कि 4 साल बाद, यानी कि 6 6 24 या 4 साल अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा, जैसे कि अगर ये 4 साल घुमा रहेगा तो 6 एक्स्ट्रा बच रहा है, तो 6 इंटू मतलब 4 × 6 तो 24, यानी कि 24 घंटा हो गया। अब 24 घंटा मतलब एक दिन के बराबर हो गया। इसलिए क्या 365 है तो इसमें एक दिन और जुट हो जाएगा, 366 दिन। अब 366 दिन मतलब लीप ईयर आ गया। और जब भी लीप ईयर रहेगा तो जो फरवरी जो आता है वो कितना 28 का नहीं बल्कि 29 का होगा। ठीक है, अब फरवरी उस टाइम क्या, लीप ईयर में फरवरी क्या आता है, उसके 29 दिन होने लगता है। ठीक है, और बाकी लीप ईयर में रहेगा वो किसमें, आपका कितने, वो 28 दिन रहेगा। अभी याद एक निकालने का ये भी तरीका, जितने भी आपको वर्ष दिया है ना, जैसे कि अगर 2023 है तो अभी 2023 है, ये क्या है, ये लीप ईयर नहीं है, ये सामान्य है, जनरल ईयर है। लेकिन अगर लीप ईयर कब आएगा, लीप ईयर जब भी डिवाइडेड, जो 4 से डिवाइडेड हो जाता है। ठीक है, देखिए इसको इरेज करके मैं बताता हूँ। ठीक है, कब, जैसे देखिए 2000 अगर 2024 आएगा तो ये क्या आएगा, ये मेरा लिप, यानी जो 24 जो रहेगा वो मेरा क्या रहेगा, ये मेरा लिप ईयर रहेगा। देखो इसको 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 × 6 = 24, यानी कि आ जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। तो जो डिवाइड हो जाता है उसको कहा जाता है लिप ईयर। ठीक है, ये भी अच्छे से याद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण यह ऋतु में परिवर्तन देखने को मिलता है। यानी कि इसमें जो एक्टिविटीज अगर होता है ऋतु परिवर्तन, वो किस वजह से होता है, वो कह रहा है कि उसके झुके होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन के कारण ही उसमें हमें जो ऋतु परिवर्तन को देखने को मिलता है, यही कारण है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि सबसे अधिक चमकीला तारा, जो सबसे अधिक चमकीला तारा जो आपको मिलता है वो इसी के मिलता है, जिसको साइरिस कहा जाता है। साइरिस, जिसको डॉग स्टार भी कहते हैं। और पृथ्वी से ये नैन यानी कि नैन प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी के दूसरी सबसे बड़ी इकाई है प्रकाश वर्ष। जो पहला अगर प्रकाश वर्ष अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी यूनिट कौन सा है, तो ये प्रकाश वर्ष नहीं आता, वो सबसे पहले आता है कौन सा, ये दूसरी सबसे बड़ी जो प्रकाश मापने की इकाई है वो प्रकाश वर्ष होगी। ठीक है, पार्सेक। ठीक है, याद रखिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस में ये सब पूछा जाता है। अगर पूछा जाएगा कि सबसे बड़ा अगर दूरी मापने का यूनिट, वो कोई पार्सेक याद आना चाहिए। और सेकेंड में प्रकाश वर्ष आता है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की दूरी, अब चलिए बात करें सूर्य से पृथ्वी की दूरी की, डिस्कस करते हैं कि कब क्या कितना क्या होता है।
पृथ्वी अंडकार, पता है अंडकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, अंडकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण सूर्य से इसकी दूरी बदलती रहती है, जिसके कारण अगर देखिए अगर इक्वल अगर अंडकार नहीं होता उसका गोल अगर वृत्ताकार होते तो फिर उसमें कोई चेंजेस नहीं मिलता आपको। वृत्ताकार मतलब वो अपने कक्ष पर घूम रहा है, अगर वृत्ताकार रहता है देखिए अगर वृत्ताकार इस प्रकार के रहता वो तो सिंपल सी इसमें जो घूम रहा है इसमें आपको नहीं मिलेगा कहीं कुछ कहीं दूरी कम बेसी नहीं कम ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर वृत्ताकार रहेगा। लेकिन अंडाकार है, अगर मान ले अंडाकार रह जाता है तो अंडाकार रहने से क्या होगा, अंडाकार रह गया, अगर अंडाकार ऐसे ही रह गया ठीक है तो क्या करेगा, यहाँ दूरी कम हो जाएगा यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा। तो इस प्रकार ये अंडाकार है इसलिए परिवर्तन देखने को मिलता है आपको दूरी में, वरना फिर सेम रहता है। अगर वृत्ताकार रहता है तो कोई परिवर्तन देखने को मिलता ही नहीं। ठीक है, तो चलिए क्या क्या इसमें दूरी में परिवर्तन आता है देखिए। क्या देखिए अधिकतम दूरी जो आता है, अधिकतम जब दूरी होता है सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी आता है वो कब 1515.21 करोड़ उसका दूरी होता है। वो कब, वो 4 जुलाई का, यानी याद रखना 4 जुलाई का जो होता है वो अधिकतम दूरी होता है सूर्य पृथ्वी और सूर्य के बीच। उसी प्रकार की न्यूनतम दूरी कब होता है, वो 3 जुलाई का, जो कि कितना 14 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, नोट देखिए, नोट भी ये जान लीजिए कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो औसत दूरी को कहा किया गया उसी को औसत दूरी को कहा जाता है खगोलीय इकाई कहा जाता है। ठीक है, उसके औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं नेक्स्ट। देखिए यहाँ पे अब ध्यान दीजिए कि देखिए ये पृथ्वी है और मतलब और ये सूर्य है, और जो पृथ्वी इसका जो ये घूम रहा है ना, तो पृथ्वी पता है इस सूर्य के। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि देखिए और इसी की जो परिक्रमण करते हैं ना, और इसी के मैंने क्या बोला था पीछे, मतलब इसके बीच देखिए इसके बीच के जो और इसके बीच की दूरी को ही इसके बीच की दूरी को ही क्या कहा जाता है, खगोलीय दूरी कहा जाता है। ठीक है, यह आप देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट। फिर आप आते हैं मार्स। मार्स कहाँ पे है हमारे, मंगल यहाँ पे है। ठीक है, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। और आयरन किसके कारण, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। और फिर पृथ्वी के समान यह अपनी अक्ष से 35 डिग्री के कारण मतलब कोण पर झुका है, और इसलिए यह ऋतु इसमें भी ऋतु परिवर्तन को देखने को मिलता है, क्योंकि यह 35 डिग्री पे झुका हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि इस ग्रह पर वायुमंडल का पतला आवरण है जिसमें नाइट्रोजन एवं आर्गन गैस पाए जाते हैं। और फिर मंगल के 2 उपग्रह हैं। देखिए उसका मंगल का 2 उपग्रह है, पृथ्वी का कितना एक उपग्रह था, लेकिन मंगल का 2 उपग्रह है। ठीक है, जिसका नाम है एक फोबोस नाम है और डेमोस। ठीक है, और डेमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ सकता है कि सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो जो डीमोस हो गया है वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, जो कि कहाँ है, मंगल में है। मंगल का एक उपग्रह है, मार्स का एक उपग्रह है। फिर इसमें देखिए क्या कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जो निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, ये इस ग्रह पर ही स्थित है। ठीक है, जो कि एक जो माउंट मैक्स ओलंपिया नाम है, जो कि एक माउंट है जो कि माउंट एवरेस्ट से कितना गुना बड़ा है, वो 3 गुना। आप सोचिए कितना बड़ा हो सकता है ये, जो कि कहाँ स्थित है, मंगल में ही। फिर चलते नेक्स्ट। अब बात करेंगे बृहस्पति, जो कि पता है सबसे बड़ा ये ग्रह कौन सा है, बृहस्पति है। ठीक है, जो कि कहाँ है, देखिए ये यहाँ। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा कौन सा ग्रह है, बृहस्पति। देखने से भी लग रहा है सबसे बड़ा ग्रह यही है। ठीक है, और यह ग्रह मुख्यतः गैस और द्रव से मिलकर बना है, इसलिए बृहस्पति में ठोस भूमि का अभाव है, पर इसके उपग्रह ठोस पिंड है, और इसके जो उपग्रह भी एक ठोस पिंड है। ठीक है, ठीक है। फिर देखिए बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सौरमंडल में सबसे अधिक इनमें से जो गेनी मिड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यानी कि देखिए इसमें तो बहुत सबसे ज़्यादा उपग्रह तो इसी में पाया जाता है। कितने कितने उपग्रह पाया जाता है मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा ग्रह इसी में पाया जाता है। ठीक है, और यानी कि 67 अप्रोक्स पाया जाता है। ठीक है, जिसमें से सबसे अगर बड़ा बात करें सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो कौन सा है, जिसका नाम है गैनीमीड।
ठीक है, जो कि कहाँ, बृहस्पति में ही है। उसी प्रकार के फिर देखिए सभी ग्रहों में इनकी जो इसकी रोटेशन स्पीड यानी उसकी घूमने की गति, जो घूर्णन गति वो सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, यानी कि 10 घंटा। और इसके जो सूर्य की एक परिक्रमा लगने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा लंबा समय वो तो यही लेता है, बृहस्पति ही लेता है, लेकिन स्पीड भी इसका ज़्यादा है। फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे मतलब आकाश पिंड होते, कुछ कुछ छोटे छोटे आकाश पिंड हो गया। देखो मैंने क्या बोला, मंगल, मैंने पीछे बात किया लेकिन यहाँ भी बता दिया कि देखिए किसके किसके बीच, बृहस्पति यानी मंगल और बृहस्पति के बीच होते हैं, उसके छोटे छोटे कुछ पिंड पाया जाता है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, और उसी को क्या कहा जाता है, एस्ट्रोनॉइट कहा जाता है। ठीक है, जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं उसी को एस्ट्रोनॉइट कहा जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। अब शनि आ जाते हैं, जिसको आप सैटर्न कहते हैं, स्टेटर्न। देख कहाँ पे शनि है हमारे, ये शनि रहा, मतलब सॉरी ये शनि ये रहा। ठीक है, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, आकार में सबसे बड़ा अगर बात किया जाए तो बृहस्पति रहा, ये है, लेकिन आकार में दूसरा बड़ा कौन सा है, यह याद किया जाए, यह शनि है। ठीक है, फिर इस ग्रह की एक विशेषता यह है कि इसके चारों ओर प्रकाश की कुंडली, मतलब प्रकाश की, देखो ये प्रकाश, ये तो इसके चारों ओर दिखा रहा है ना, ये दिखा रहा है, ये प्रकाश की कुंडली बता रहा है, जिसके वलय, जिस जो वलय कहा जाता है, जिसको वलय कहा जाता है, इन वलय की संख्या 7 है, इस वलय की संख्या 7, अगर ये एक नहीं, हमें एक कि 7 इस वलय की संख्या। और इनकी जो खोज गैलीलियो द्वारा ही की गई, जिसकी खोज कि इसमें जो कुंडली लगा हुआ वो गैलीलियो के द्वारा की, क्योंकि गैलीलियो ने ये पता लगाया था कि ग्रह की जो गति का वो तो नहीं पता लगाया था गैलीलियो के पास, क्योंकि दूरबीन हुआ करता था, जिसकी वजह से पता लगाया उन्होंने लोग। ठीक है, अगर बात करें दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने सबसे पहले किया गया था, आपको याद होगा। फिर शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। याद रखना कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, टाइटन है। और ये सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अगर सौरमंडल का सबसे पहला सबसे बड़ा कौन ग्रह था, वो कि बृहस्पति में पाया जाता था। बाकी जो दूसरा सबसे उपग्रह कौन सा है, टाइटन, जो कि शनि में पाया जाता है। शनि उपग्रह, शनि ग्रह में आपको देखने को मिलेगा। फिर देखिए इस ग्रह का जो घनत्व जल से भी कम है, मतलब जल से भी कम है, मतलब क्या, ये जल में डूबेगा नहीं, बल्कि उसमें तैरने लगेगा। उसका घनत्व अगर कम है जल से, तो जल में कभी डूबेगा ही नहीं। मतलब अगर इसे जल में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। बोले कि अगर जल का घनत्व, जल से घनत्व किसी भी वस्तु का कम है तो फिर वो जल में तैरने लगेगा। वही कह रहा है, अगर इसमें आप जल में रखिएगा तो ये तैरने लगेगा, वो अंदर नहीं जाएगा, डूबेगा नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। फिर अरुण आ जाता है, जिसको यूरेनस कहते हैं आप। ये सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और इसका जो परिभ्रमण सूर्य के भांति होता है, यानी सूर्य के शुक्र के भांति, मैंने शुक्र के भांति यानी इसके भांति, देखिए इसके भांति इसका परिक्रमण होते हैं। यानी कि ये जो अपने और जो घूमता, अपने अक्ष पे जो घूमता है, वो किस ओर घूमता है, यानी कि पश्चिम मतलब सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसको एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, वामावर्त है। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं। यह अपनी ध्रुव पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यानी कि लेटा हुआ इसलिए इस लेटा हुआ ग्रह भी इसे कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि जब वो बहुत लेटा हुआ है इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी पूछा जाएगा एग्जामिनेशन में कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, तो वो कौन सा रहेगा, आपके पास अरुण रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं वरुण। ठीक है, वरुण के बारे में पढ़ लेते हैं, नेपट्यून जिसको कहते हैं। ठीक है, और ये क्या है, यह हरे रंग का ग्रह है, यानी हरे रंग का ग्रह, देखिए ये हरे रंग का ग्रह है। ठीक है, और यह सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है। सूर्य के सबसे अधिक दूरी पर तो यही स्थित है, क्योंकि मैं अरुण को पहले बात कर चुका। ठीक है, तो सूर्य के सबसे अधिक कौन सा स्थित है, नेपट्यून तो है नहीं, ये भी तो नेपट्यून का बात ही नहीं करेंगे। तो वरुण हो गया, वो सूर्य से सबसे दूर स्थित है। और मीथेन की रिक्तता के कारण ही यह ग्रह का प्रकाश हरे रंग का दिखता है। यानी कि अगर मीथेन नहीं रहता तो फिर इसका ये हरा दिखता ही नहीं। ठीक है, तो मीथेन के कारण ही ये हरे रंग का दिखता है, मेन इसका रीजन यही। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए अब ये जानना भी ये जानना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ग्रह सौरमंडल पढ़ रहे हैं तो फिर ये घटनाएं तो सौरमंडल में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रह, यानी कि अब सूर्य ग्रहण लगता है, एक तो चंद्र ग्रहण लगता है, दोनों लगता है। तो सूर्य ग्रहण देखिए कब लगता है, देखो सूर्य ग्रहण कब लगता है,
पहले समझ लेते हैं कि चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? देखिए, जब चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी, क्या पृथ्वी किसके किसके बीच आ जाता है? पृथ्वी जब मून, यानी कि ये मून, चांद यानी कि चंद्रमा और सन, यानी कि पृथ्वी जब चंद्रमा और सन के बीच, सूरज के बीच जब आ जाते हैं तो क्या लगते हैं? तब उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण लगते हैं। ठीक है, किसके के? देखिए, ये इसके बीच है कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे मून है मेरा, यहाँ पे सन है, और इसके बीच कौन सा है? देखिए, इसका बीच कौन है? ये इसका बीच है। तो जब भी इसके बीच रहेगा, और याद रखिएगा कि, और भी इस वजह से उसके बाद जो मून की तरफ जो दिखते हैं वो छायांकित भाग दिखते हैं। ठीक है, उसको प्रकाश नहीं दिखेगा, ना के बराबर दिखता है। ठीक है, तो याद रखना, ये अब ये याद रखिएगा कि सूर्य और मून के बीच जब पृथ्वी आ जाता है तब क्या लगता है? चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, अब बस उसका अपोजिट कर देना इसमें कि जब मून जब किसके बीच आ जाएगा? सन, यानी कि अर्थ और सन के बीच जब आ जाएगा, यानी कि सन और जब अर्थ के बीच जब भी कभी मून अगर आ जाएगा तो फिर क्या लगेगा? वहाँ पे आपको सूर्य ग्रहण वहाँ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यही दो ही याद रखना है। याद रखना कि देखिए, इस सन और जब भी अर्थ के बीच अगर कभी मून आ जाता है तो फिर उसे कहा जाता है सूर्य ग्रहण कहा जाता है। और जब भी अर्थ अगर किसके किसके बीच आता है, सन और अगर मून के बीच अर्थ आ जाता है तो उसे कहा जाता है चंद्र ग्रहण। ठीक है, ये तो आपको ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा हिंदी में मैंने बताया। ठीक है, इसका भी देखिए, देखिए ये क्या है? आप गैस कीजिए। यहाँ पे चंद्रमा बीच में आ गया, बताइए क्या है? बताइए क्या है? और ये भी बताइए क्या? अब ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आप उसमें अगर याद होगा तो ये बता दीजिएगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए, प्लूटो को आपको पता है प्लूटो को हटा दिया गया था। अब इसको हटाने के रीजंस क्या था? इसको हटाया क्यों? कि अगर हटाने का यही मतलब है कि इसका जो व्यवहार हो, इसका ठीक रूल, ये जो और ग्रह जो घूम रहा है उस ग्रह के कंपेरिजन में इस ग्रह उसका रूल फॉलो नहीं करता है, इसलिए इसे हटा दिया गया। यही रीज़न हो सकता है कि और भी कुछ रीज़न हो सकता है। देखिए क्या रीज़न आखिर था। देखिए ये क्या कह रहा है, प्लूटो हमारे ब्रह्मांड, जो हमारे ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है, जिसके कारण वह ग्रह होने की नियम, जो ग्रह जो सभी नियम को फॉलो करते हैं उसे वह नहीं निभा पा रहे थे, यानी कि उसको उस नवी उसके रूल फॉलो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, जिस कारण उसे ग्रह होने का दर्जा छीन लिया गया। ठीक है, उसे इसलिए कहा यार तुम जब अनदर ग्रहों के जो ग्रह जो ऑलरेडी जो सूर्य की ओर जो रूल के हिसाब से जो चक्कर कर रहे हैं, जो परिक्रमण कर रहे हैं, और अब उस हिसाब से अगर तुम नहीं क्रिया करते, उस हिसाब से रूल फॉलो नहीं करते तो फिर तुम और ग्रह के लिए हानिकारक बन जाओगे। इसलिए फिर से क्या करा, इसे फिर ग्रह के दर्जे से इसे छीन लिया गया है। ठीक है, और इसे कब छीना गया था? याद रखें, 24 अगस्त 2006 को इसे एक ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ठीक है, और इसके साथ बहुत भेदभाव हो गया है। नहीं हुआ भेदभाव तो हुआ है, बेचारा कितना अच्छा अपने फ्रेंड के साथ रहता है, लेकिन क्या हुआ, उसके साथ उसके अपॉर्चुनिटी, उसके शक्ति पावर को छीन लिया गया है, क्योंकि उसे कहा अब तुम ग्रहों में नहीं, कुल मिला के अगर ये ग्रह में नहीं है इसका मतलब लोग इसके बारे में अब पढ़ेंगे नहीं, कुल मिला के पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़ेंगे। जो जो एक्चुअल में है उनके बारे में लोग पढ़ेंगे। तो ये कह रहा है यार मेरे साथ बहुत गलत हुआ। ठीक है, तो आज इतना ही। ठीक है, आज इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।